Hello students, I am Dr. Priyanka and we were doing the chapter number 9, strategies of food. And in the food we have done the management, we have done the dairy, the poultry, the fisheries, and we have certain kinds of lively stocks we have discussed which are beneficial and they are used for the commercial purposes, and their products are also even used for the commercial purposes. We were doing the many animal breeding practices, and in animal breeding practices we have discussed inbreeding, outbreeding, we have discussed outcrossing too, we have discussed crossbreeding too, and now let's start with the interceptive hybridization and the concept of hybridization. अगर मैं बात करती हूँ हाइब्रिडाइजेशन की, सो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? आप लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन का मतलब अगर समझा हो, सुना हो, तो हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो हाइब्रिडाइजेशन से आप क्या समझेंगे? हाइब्रिडाइजेशन से आप ये समझेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन से आप एक मतलब निकाल के ये समझेंगे कि इंटरमिक्सिंग, ठीक है, इंटरमिक्सिंग करना, इंटरमिक्सिंग होता है हाइब्रिडाइजेशन को मतलब होता है टू ऑब्टेन द मोर सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट. अगर मैं बात करती हूं इंटरसेप्टिव या इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, तो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग बात करेंगे इन दिस मेथड मेल and female of two different species are mated. The progeny may combine with desirable, we can say desirable characters, desirable characters, ठीक है. लाइक अब हम लोगों को एक एक्सपेरिमेंट है जो कि डिस्क्राइब्ड किया हुआ है, कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स, जिसको मैं अगर बोलूं तो इसको मैं बोल सकती हूं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से क्या समझते हैं हम लोग? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से वी केम टू नो दैट कि एक स्पेसिफिक या यूं कहूं एक स्पेसिफिक कैरेक्टर लिया जाता है, ठीक है. एक स्पेसिफिक कैरेक्टर लेने के बाद आपने एक स्पेसिफिक कैरेक्टर लिया, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर लेने के बाद उसका सीमेन लिया जाता है फॉर द सुपीरियर कैरेक्टर, ठीक है. सीमेन लाइक अ स्पर्म, सीमेन इज फुल ऑफ स्पर्म, तो वो स्पर्म ले लिया आपने, तो उसके बाद आपने ग्रुप ऑफ फीमेल्स को उसके अंदर इंसेमिनेट करा के आर्टिफिशियली बेस्ट सुपीरियर मेल का डिजायरेबल कैरेक्टर जो आप चाहते हैं प्रोजेनी के अंदर आए, वो आ जाएगा. सो हाउ इज दिस? इन दिस मेथड semen is collected from male and is chosen to be one of the parent
with the most desirable character. The most desirable character. Now, semen will be induced to the superior female by the breeders. That means desirable mating by breeders. Okay, desirable mating by breeders, that this is a frozen technique in which artificially insemination with way of desirable characters can be obtained. ठीक है. अब अगर मैं एक और बात करूं, एक और इसके अंदर टेक्निक आती है जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, एंड दैट टेक्निक इट्स मल्टीपल ओव्यूलेशन embryo transfer technology. इसमें क्या होगा बेटे, इसको बोलते हैं MOT. ठीक है. इस टेक्निक के अंदर, in this method, a cow is administered hormones with FSH to induce follicular maturation of ovules and super ovulation instead of one egg. Which they normally yield per cycle. They produce 6 to 8 eggs per cycle, and if ovulated and fertilized outside artificially, it will be a fast process and very beneficial. क्या समझ आया आपको इस प्रोसेस से? क्या बोला जा रहा है इसमें बेसिकली? इसमें बच्चों ये बोला जा रहा है कि अब हम लोगों को ये पता है कि हम लोगों ने
मेल्स का हम लोगों ने सीमेन इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेमेन ले लिया, एंड हम लोग कितनी मर्जी काउस को आर्टिफिशियली करा के और उन मदर्स को भी, उन काउस को भी यूज कर सकते हैं जो कि जिनकी इतनी सुपीरियर क्वालिटी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने जाइगोट तो बना ही दिया है बाहर, बस अब हमको करना क्या है, हम लोगों को उनका फर्टिलाइजेशन के बाद उनका हम लोगों को एक ऐसी कोक चाहिए, एक ऐसे यूट्रस चाहिए टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो और टू नरिश द जाइगोट, राइट। अब ऐसे ही हम लोग ओवरीज के केसेस में, फीमेल्स के केसेस में भी करते हैं कि हम लोग उनको एक हार्मोन्स इंड्यूस कराते हैं जो ना कि एक ओव्यूलेशन कराए बल्कि उनके 6 to 8 एग्स का ओव्यूलेशन कराए पर साइकिल, पर मंथ, ठीक है। उससे क्या होगा कि हम लोग वो एग्स को लेकर आर्टिफिशियली उनको फर्टिलाइज करा के उन काउस को भी यूज कर सकते हैं जो कि मां नहीं बन सकती या हम लोगों के उनके डिजायरेबल प्रोडक्ट्स नहीं बन सकते। उससे क्या होगा बच्चा, उससे ये होगा कि आपका जो ये प्रोसेस है यील्ड प्रोडक्शन का या एक सुपीरियर प्रोजेनी लेने का, वो फास्ट हो जाएगा। उसमें ये जो टाइम पीरियड है ओव्यूलेशन का, इम्प्लांटेशन का, मेटिंग का, ये जो एफर्ट्स हैं ये ज्यादा बच जाएंगे। टाइम पीरियड्स के साथ बचने के साथ साथ और भी तरीके हैं कि आप इन चीजों को फास्ट कर पाएंगे। एंड इसमें एक चीज और हम बात करेंगे कि द फर्टिलाइज्ड एग, the first fertilized egg at 8 to 32 celled stage is is transferred to the surrogated mother, right। द फर्टिलाइज्ड एग, जब इनका फर्टिलाइजेशन आर्टिफिशियल करा दिया, अब ये 8 to 32 वीक के विदिन आप इसको सरोगेट मदर के अंदर डाल देंगे, ठीक है। ऐसा ही बहुत सारा होता है बफेलोज में, शीप्स में, गोट्स में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टेक्निक की, जिसको हम लोग कह सकते हैं बी कीपिंग। इसको और भी एक टर्म के यूज में यूज कर सकते हैं, एपीकल्चर। एपीकल्चर का मतलब होता है डोमेस्टिकेशन एंड द केयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बीज। मेंटेनेंस ऑफ hives, right, of honeybees for production of honey, very old industrial ट्रेडिशन है ये। हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू है किसकी? हनी की, ठीक है। हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू है हनी की। दूसरा, प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल स्केल्स किया जाता था पहले, अब लार्ज स्केल्स पे किया जाता है, राइट। अगर आपको बी एपीकल्चर करना है तो इतनी ज्यादा स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं होनी चाहिए, बट सम थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड फॉर सक्सेसफुल बी कीपिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वो क्या होनी चाहिए? नॉलेज ऑफ नेचर एंड हैबिट्स ऑफ bees and hives,
selection of hiving techniques और bees, ठीक है, management of hives, handling and collection of hives, ताकि बहुत सारी चीजें बन सके, लाइक बी वैक्स, हनी, बहुत सारी और टेक्निक से चीजें मिल सके. सो दीज आर सम ऑफ द पोस्टुलेट्स विच आर नेसेसरी, कि अगर आपको बीज को करना है तो कितना सिलेक्शन है, उनको एक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करो, एक फार्म जहां पे नेक्टर बहुत ज्यादा बनता है, एक फार्म जहां पे टेक्निक्स बहुत ज्यादा यूज हो रही हैं, जहां के उनको इजी रहे नेक्टर लेना देना, वहां पे बहुत अच्छे से अगर बन सकता है, ठीक है, बहुत अच्छे से अगर बन सकता है, सो यू कैन बी इन दैट मैनर कि आप वहां से यूज करके ले सकते हो, उनकी टेक्निक्स को यूज कर सकते हो. Now this is the beekeeping. Now let's move on to the next, that is a fisheries. अब अगर मैं फिशरीज की बात कर रही हूं तो फिशरीज का क्या मतलब है? ऑब्वियसली मेंटेनेंस ऑफ द फिशेस. अगर मैं मेंटेनेंस ऑफ द फिशेस की बात कर रही हूं तो फिशेस को मेंटेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिशरीज के मेंटेनेंस में हम लोगों को फिशेस से कॉड लिवर ऑयल मिलता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है. कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल कैसे इंपॉर्टेंट है बच्चा? जो आपका कॉड लिवर ऑयल वॉज वेरी रेयर, जिसमें ओमेगा विटामिन होता है, ओमेगा फैट होता है, जो आपके ब्रेन के लिए बहुत ओलिगोसैकेराइड से बना होता है, जो आपके ब्रेन के मसल्स को स्ट्रांग बनाता है. अगर, और ये बहुत रेयर है कि अगर आपको मिल रहा है. सो फिशेस में बहुत ज्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है, तो उनको इनब्रीड कराना वेरी मच ग्रेटफुल, वेरी मच होता है, क्योंकि सबसे पहले तो उनके लिए एक वास्ट वाटर कल्चर रखने पड़ते हैं हम लोगों को, क्योंकि पानी के अलावा वो कहीं रह नहीं सकते हैं, सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. तो ऑब्वियसली यू हैव टू प्रोवाइड अ गुड क्लीन एनवायरमेंट ऑफ अ वाटर कल्चर रीजन, ठीक है. लाइक एडिबल ऑयस्टर हम लोगों को उनसे मिलता है, लॉबस्टर्स, क्रैब. अब जैसे आप कोलकाता चले जाएं, आप साउथ चले जाएं, तो वहां पे सी कोस्टल एरियाज हैं, तो वहां पे ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कॉमन होंगी मिलना, उनके लिए ये सारी चीजें मिलना, उनको यूज करना. दिस इज वेरी इजी फॉर देम टू कलकेट फिशेस को रेयर करना, कैच करना, पकड़ना, जाल बिछाना, किस सीजन में उनकी ब्रीडिंग सबसे ज्यादा रहेगी, ओशंस वगैरह में, सीज वगैरह में, ये सारी बातों का ख्याल रखना. दूसरी बात ये है बेटे, अब अगर आप इनको आपने इकोनॉमी के तरफ से देखना है, कि अगर आपको इनको इकोनॉमी को बूस्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, सो देयर आर द सर्टेन फैक्टर्स दैट इट प्रोवाइड्स इनकम in the employment to million fishermen and farmers, particularly in coastal areas, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द इंडिया में कोस्टल एरियाज ज्यादा हैं, पॉपुलेशन ज्यादा कोस्टल एरियाज पे सर्वाइव करती है, तो इसीलिए ये बहुत ग्रेट मात्रा में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज. इस चीज को पिसीकल्चर एंड एक्वाकल्चर भी बोलते हैं, कैन बी रेफर्ड. ठीक है. अब अगर मैं बात करूं द रेशियो ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिटवीन बोथ हैज इंक्रीज्ड रैपिडली with
very suitable amount and in a very positive, effective note. ठीक है, in an economic factor, right? So we have talked about animals in this in a very brief manner. Animals के बाद अब हम लोग बचे आते हैं प्लांट्स पे. ठीक है, प्लांट्स पे आने से पहले what I am gonna keep revise of the things कि प्लांट्स पे आने से पहले हम लोगों को रिवाइज करनी है कुछ बातें, कुछ सर्टेन इश्यूज हैं जो हम लोगों को रिवाइज करने हैं. एंड व्हाट आर द इश्यूज विच रिगार्डिंग आर विद द प्लांट्स. प्लांट्स से क्या इश्यूज हैं हम लोगों के. बेसिकली द थिंग इज कि अगर मैं प्लांट्स की बात कर रही हूं, राइट, अगर आप प्लांट्स की बात कर रहे हो तो प्लांट्स की बात में एनिमल्स एंड प्लांट्स का एक रेशियो है. ठीक है, एनिमल्स का ये है कि एनिमल्स को आप कहीं पे भी ब्रीड करा सकते हो. अब प्लांट्स आप कहीं पे भी ब्रीड नहीं करा सकते. आप उनके लिए एक स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशन, एक सॉइल कंडीशंस, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, करानी पड़ेंगी. एनिमल ब्रीडिंग में आपने डेयरी मैनेजमेंट कर लिया, एपीकल्चर कर लिया, एक्वाकल्चर, पिसीकल्चर, आपने उसमें आपने मिल्क का, काउस का कर लिया, फेलोस का. नाउ अगर मैं प्लांट्स ब्रीडिंग की बात करूं तो प्लांट्स ब्रीडिंग में मैं ये कह सकती हूं कि प्लांट्स हम लोगों के प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड है. समझ में आ रही है. प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड का मतलब ये है कि दे आर द only source of food which can be available. We are directly or indirectly depend on plants, right? Directly बात करूं तो हम लोगों का जितना legumes, vegetables, fruits, whatever, beans and whatever सब हम लोगों का plant से आ रहा है. अगर मैं बात करूं एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि प्लांट से नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, तो उसके लिए एक अलग चीजें आ रही हैं जो मैं बोलना चाहती हूं. ठीक है, उसमें मैं क्या इंक्लूड करना चाहती हूं. मैं इंक्लूड कर रही हूं सॉइल, क्लाइमेटिक कंडीशन, प्लांट के को इन्फेक्ट ना करने के लिए उनको इम्यूनाइज करना. ठीक है, वो बहुत सारी चीजें एनिमल्स में भी आ रही हैं. बट प्लांट्स एज बीइंग एज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, दे आर द ओनली प्रोड्यूसर्स. हम लोग सिर्फ उन पे डिपेंड करते हैं. ठीक है, तो हम लोगों को अगर एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ फूड चाहिए एनर्जी का, तो ऑब्वियसली वी हैव टू डिपेंड ऑन प्लांट्स ओनली. और अगर हम लोगों को प्लांट्स पे डिपेंड करना है, अगर मुझे प्लांट्स पे किसी भी तरीके से डिपेंड करना है, तो प्लांट्स पे डिपेंड करने के लिए मुझे 3-4 बातों, बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अब इस यूनिट में करने वाले हैं. इन दिस यूनिट वी गोना स्टार्ट विद द प्लांट ब्रीडिंग. अब प्लांट ब्रीडिंग की अगर मैं बात करती हूं तो प्लांट ब्रीडिंग शुरू में बच्चे क्या था, आफ्टर द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई थी. पाकिस्तान एंड इंडिया 2 कंट्रीज फॉर्म हो गई थी. कुछ लोग वहां से यहाँ आ रहे थे, यहाँ के लोग वहां से जा रहे थे. पॉपुलेशन में एक सडन पीक राइज था और लोग बहुत ज्यादा, यू कैन से, भूखमरी के कगार पे थे. तब गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक सडन करने के लिए, ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से ये चीज जानी जाती है, टू इंक्रीज use of large extent, they have abused, you can literally say they have abused the soil by using some of the chemicals, pesticides and whatever. And in that abusing of soil, abuse करने के चक्कर में उन्होंने जब soil को abuse किया, growth तो, अनाज तो बन गया, but after that the most of the land become barren, right? Most of the land become barren. एंड जब ये बैरन लैंड हुआ,
ठीक है। तो अभी हम लोग उस लैंड को यूज नहीं कर पा रहे हैं फॉर द एग्रीकल्चर पर्पसेस। अब उसको यूज करने का मोटिव क्या था कि मैक्सिमम लोगों को लार्ज एक्सटेंट पे खाना मिले, मैक्सिमम लोगों को अनाज मिले, द प्रोडक्शन ऑफ फूड टू अ लार्ज एक्सटेंट फॉर द पॉपुलेशन विच हैज सडनली इंक्रीज इन कर्व टू एनी एक्सटेंट, राइट। तो नाउ अगर मैं बात करूं प्लांट ब्रीडिंग की, अगर मैं बात करती हूं प्लांट ब्रीडिंग की, तो अगर प्लांट ब्रीडिंग is a technology has helped to increase yield to a very large extent, right? Which is responsible for green revolution, helped to curb national requirement for production of food in no time, in you can say a quick time, right? So you can define in a scientific man that it is a purposeful manipulation of plant species in order to create a desired plant types. That are better suited for cultivation, give better yield, and are disease resistant, right? Next, plant breeding. प्लांट ब्रीडिंग से आप एक चीज कर सकते हो, इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग और hybridization of pure lines of plant species, involve crossing or hybridization of plant species, like artificial selection to produce plants with desirable characters and desirable traits of higher plants
with the knowledge of molecular biology, recombinant techniques for increasing yield at fast rate. ठीक है, बट प्लांट ब्रीडिंग करने के लिए एक स्पेसिफिक वे है. प्लांट ब्रीडिंग इन अ सिस्टमैटिक प्लांट ब्रीडिंग करने का एक सिस्टमैटिक वे है, लाइक जेनेटिक न्यू वेराइटी. लाइक प्लांट ब्रीडिंग करने का देयर इज अ सिस्टमैटिक वे फॉर जेनेटिक न्यू वेराइटी कॉम्बिनेशंस. ठीक है, अब उसके लिए सबसे पहला तरीका क्या है? कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, पहला. दूसरा, इवैल्यूएशन एंड selections of parents cross hybridization among selected parents. चौथा, selection and testing of superior recombinants. The last one, testing and release and commercialization of new cultivators. अब बात करते हैं ये है क्या. सबसे पहले अब हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया कि प्लांट ब्रीडिंग क्या है. ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग है कि आपने प्योर लाइन्स ब्रीड जो चली आ रही हैं उनको मैनिपुलेट किया, उनको रिकॉम्बिनेंट कराया और ऐसे ऐसे स्पीशीज बनाए जिनका प्रोजेनी बहुत हाई रेट पे हो, जल्दी हो जाए. और यही ग्रीन रेवोल्यूशन था उस टाइम का. लेकिन अगर आपको एक सिस्टमैटिक, लेकिन उस ग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सिक्वेंस बहुत बुरा हुआ जो कि मैंने बताया. और वो ये और उनका ये कॉन्सिक्वेंस हुआ कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम जो बहुत सारा लैंड बैरन बच गया, जो आज तक भी हम लोग उसकी फर्टिलिटी ऑफ, हम लोगों ने सॉइल को इतना ज्यादा अब्यूज कर दिया कि आज तक भी हम लोग उस सॉइल की फर्टिलिटी को वापस नहीं कर पाए हैं. उनके जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है, सॉइल की न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं लौटा पाए हैं. अब व्हाट डज दैट मीन कि अगर हम लोगों ने प्लांट के सॉइल की न्यूट्रिएंट की वैल्यू को ही लॉस कर दिया तो प्लांट तो हम क्या ही, प्लांट ही नहीं उगेंगे. प्लांट्स उगते तो सॉइल में ही है ना. और अगर हम सॉइल को ही अब्यूज कर रहे हैं इन सारी चीजों से, ठीक है, आपने रिकॉम्बिनेशन किया बट आपने इतना अब्यूज, इतना लार्ज एक्सटेंट पे उसको अब्यूज कर दिया कि टिल नाउ यू हैव नॉट एबल टू रीडिफाइन द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल ऑफ द लैंड एंड इट बिकम्स सो बैरन that that land becomes so waste.
राइट हम लोगों का कितना लैंड है जो कि वेस्ट हो रहा है इंडिया में, एंड देयर वाज नो वन कि आप उस पे क्रॉप उगा सकते हो। एक उपजाऊ जमीन पे तो आप फार्मिंग करोगे, क्रॉप उगाओगे, और जिस जमीन पे आप क्रॉप उगा ही नहीं सकते, वो बैरन हो गया, तो क्या उगाओगे। सो अगर आपको एक प्लांट ब्रीडिंग करनी है, सो there is a systematic way, and in a systematic way you have certain points which to be noted and which to be taken care while you are going to do plant breeding. सबसे पहला आता है हमारा collection of variability. You have to collect a specific variable of a desired of a desirable character. Like आपको ये पता है कि एप्पल की बहुत सारी ब्रीड्स आती हैं, ठीक है। आपने येलो एप्पल होते हैं, ग्रीन एप्पल होते हैं, येलो एप्पल, ग्रीन एप्पल, रेड एप्पल, इतने सारे टाइप्स के एप्पल्स होते हैं, एंड इन दैट एप्पल्स यू हैव सर्टेन वेराइटीज ऑफ एप्पल। ऐसे ही जब हम लोगों को मैंगो का सीजन आता है, तब हम लोगों को दशहरी आम, मैंगो के बहुत सारे वैरायटी के, बड़े आम, छोटे आम, बहुत सारी वैरायटी के आ जाते हैं। ऐसी तरबूज की इतनी सारी वैरायटी। ये क्या है बेसिकली? ये हम लोगों ने कुछ नहीं किया बच्चे, हम लोगों ने प्लांट ब्रीडिंग करके स्पीशीज को मैनिपुलेट किया है, हाइब्रिडाइज कराया है आर्टिफिशियली। अब आर्टिफिशियल में हम लोगों को दो बेस्ट स्पीशीज लेनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को मेरा एक रेस्टोरेंट है, आप कभी किसी रेस्टोरेंट में गए हो और वहां पे आपने देखा हो कि आप वो कहते हैं ना कि फॉर एग्जांपल अगर स्पेसिफिक का है तो आप वो एक स्पेसिफिक थाली बना देते हैं अपनी स्पेशलिटी करके, राइट। तो वो स्पेशलिटी क्या होती है कि हम लोगों का ये एक स्पेशलिटी है जो हम लोगों को, इसमें हम लोग मास्टरमाइंड है। इन सम केस अगर मेरे को पता है कि इस तरबूज की वैल्यू ज्यादा है मार्केट में, सो आई नीड टू फोकस ऑन द प्रोडक्शन ऑफ दैट वेराइटी ओनली। सो मुझे जो भी वेराइटी का चीज चाहे प्रोडक्ट करना है, मुझे उसका एक डिजायरेबल कैरेक्टर, उसका सीड हम लोगों को सेलेक्ट करना होता है, एंड देन वी गोना मिक्स इट विद द बेस्ट डिजायरेबल प्रोडक्ट, ठीक है। सेकेंड हम लोगों का आता है इवैल्यूएशन एंड द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। अब जो पेरेंट होगा that will be of superior quality, it is disease resistant, उसकी कैपेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए जो कि एक हाई यील्ड के सीड को, आगे की प्रोजेनी को जनरेट कर पाए, एक अच्छे न्यूट्रिएंट से उसका पालन पोषण कर पाए। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग सेलेक्टेड प्लांट्स, उनमें क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करानी होती है ताकि एक डिजायरेबल प्रोडक्ट हम लोगों को मिल पाए, एक डिजायरेबल जीन क्वालिटी हम लोगों को मिल पाए। नाउ द नेक्स्ट इज द सिलेक्शन एंड द टेस्टिंग ऑफ द सिक्यूरियर। अब जो हम लोगों को प्रोजेनी मिली उसको टेस्ट करो, उसको समझो कि उसका यूज सेफ है, न्यूट्रिटिव वैल्यू उसकी पिछले से ज्यादा है, कितनी कम है। टेस्टिंग एंड रिलीज एंड द कमर्शलाइजेशन, अब उसको टेस्ट करके पहले और उसको फिर कमर्शलाइजेशन के यूज के लिए रिलीज करना। सो दीज आर द स्टेप्स यू कैन दैट द प्लांट ब्रीडिंग इज डन इन द फॉलोइंग टेक्निक्स इन इंडिया। एंड इन दिस टेक्निक अब आप लोग देखते हो भुट्टा जो कॉर्न्स हैं हम लोगों के कई तरीके के होते हैं। एक होते हैं छोटे छोटे बेबी कॉर्न्स, एक होते हैं स्वीट कॉर्न्स, राइट, वो भी एक है। एक होते हैं मशरूम्स जिसके भी आपने अलग अलग वैरायटी देखी। एक होते हैं आपने ग्रेप्स जिसकी भी अलग वैरायटी, एक रसबेरी है, कुछ का। सो व्हाई बेसिकली दे आर रिकॉम्बिनेंट्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के रिकॉम्बिनेंट्स हैं सबके सब, और इन रिकॉम्बिनेंट्स के हेल्प से यू आर अचीविंग अ डिजायरेबल कैरेक्टर ऑफ स्पेसिफिक जीन्स एंड यू आर अटेनिंग दोज थिंग्स। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्पेसिफिकली पेज नंबर बचा 172 वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा वन वर्ड क्वेश्चन उठ के आता है, ये वाला और इससे अगले वाला 173 दोनों इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें बेटे वन वर्ड आंसर्स हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं परसेंट पूछ लेगा, इसमें पूछ लेगा कि राइस, मध्य प्रदेश के राइस का नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, या टेबल्स बनी हुई हैं वो पूछ लेगा। सो दैट्स हाउ द 2 पेजेस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस 2 पेजेस। तो अब यही बता रहा है कि इन इंडिया 33% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट, राइट। 33% पॉपुलेशन प्योरली बेसिस पे डिपेंड किस पे कर रही है? जो जीडीपी रेशियो हम लोगों की डिपेंड कर रही है वो कर रही है प्लांट ब्रीडिंग पे। अगर प्लांट ब्रीडिंग ना हो तो हम इतनी इजीली और इतनी फास्टली ये फार्मिंग्स के मेथड यूज ना कर पाए। दूसरी,
अगर अब इन्होंने व्हीट एंड राइस का डिफाइन करा है, तो व्हीट एंड राइस में 1960 टू 2000 में वही जो ग्रीन रेवोल्यूशन के प्रोडक्ट्स थे, इफेक्ट थे, इसमें एक हमेशा आता है जया एंड रत्ना। ये जो दो स्पीशीज हैं, इनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू हाई होने की वजह से बहुत ज्यादा बिकती हैं ये, ठीक है, जो कि इंडियन ओरिजिन है इनका, इंडियन ओरिजिन है इनका, एंड द डेवलपमेंट भी इंडियन है। ताइचिंग नेटिव है ये, दैट मीन्स ताइवान, तेवान ओरिजिन है इनका, तेवान ओरिजिनली बेस्ड। फॉर एग्जाम्पल, अब आप सुपरमार्केट जाते हो, सुपरमार्केट में आप बहुत तरीके के शुगर्स देखते हो, बहुत तरीके के राइसेस देखते हो, तो वन ऑफ द थिंग दैट आर यूज्ड इन दिस इज द वेराइटी एंड द स्पीशीज, कि ये कहाँ उगा है और इसको किन स्पीश लाइन, किन प्योर लाइन्स को ब्रीड करके इस राइस को बनाया हुआ है, ठीक है। सो वी हैव डन टिल टुडे विद व्हीट एंड राइस, and in the next session we're going to start with the sugarcane and millets, and we talk more about on wheat and rice, and we're going to start with plants breeding for disease. Plants को क्या disease हो सकती हैं, क्या disease नहीं हो सकती, we're going to complete this chapter in the next class. So till now the animal breeding, the animal husbandry is important, so keep revising, and then all the one mark and MOET and artificial insemination is important, and you have to know the types of inbreeding in animal inbreedings. So all the best, keep revising. Thank you.